नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज आदि अचिंत जी से जरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि टॉक्स के लिए इस्लामाबाद ही क्यों, पाकिस्तान ही क्यों, और जो आसिम मुनीर फेल्ड था, मुंह की खाई थी जिसने ऑपरेशन सिंदूर में, उस आसिम मुनीर को हीरो बनाने पर क्यों तुले हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब आप देखिए कि पहले दौर की बातचीत हुई, जहां भी खत्म हुई, फिर दूसरे दौर की बातचीत की का सिलसिला शुरू हुआ। कल एक बार तो सूचना खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी कि जेडी वांस जो हैं वो रवाना हो चुके बातचीत के लिए। बाद में पता लगा कि वो तो व्हाइट हाउस में ही हैं और इस्लामाबाद के लिए ही रवाना हो रहे हैं, ये भी सबको पता था, लेकिन ईरान तैयार नहीं था। बहरहाल वो दूसरा विषय हो जाएगा, पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में कि ये इस्लामाबाद को, ये पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, क्यों देते हुए दिखना चाहते हैं। क्या नई दिल्ली के लिए इसमें कोई मैसेज छिपा है? और इससे पहले भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के हाथ मिलवाना, एक पैक्ट करवाना, समझौता करवाना, ये सब चीजें है क्या एक्चुअल में? जी आदि जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, धन्यवाद। सर, ये आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ पूछी है क्योंकि देखिए, इसको थोड़ा-सा दूर-दराज में देखना पड़ेगा, लेकिन उस दूर-दराज में जाने से पहले एक बड़ी छोटी-सी बात करनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप एक नार्सिसिस्टिक आदमी है, ठीक है जी? उसका मतलब क्या है कि वो कोई ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता जो उससे उससे ज़्यादा स्मार्ट हों। वो ऐसे लोगों से काम करना चाहता है जो जी-साब-गिरी करें, ज़्यादा से ज़्यादा, कोई ज़्यादा सवाल ना पूछें, उसको जो जितना बोला जाए वो कराए और जितना ना बोला जाए वो ना करे, सिंपल एज़ दैट। उसके अंदर कोई दिमाग नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अपना कोई वश नहीं होना चाहिए, उसके अंदर मतलब ऐसी हालत होनी चाहिए उसकी कि भई, जो भी मैं बोलूँ चुपचाप जाके कर, खत्म कहानी। जहाँ मैं बोलूँ साइन कर दे, जहाँ मैं बोलूँ बात कर दे, बस खत्म। तो एक पाकिस्तान इस बिल में बड़ा सेट तरह से फैल बैठता है क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे जिस तरह की इनकी जो हालत-वालत जो मर्ज़ी आप कह लीजिए, उसमें से एक डेस्परेशन तो निकलती है। इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास खाने को नहीं है, पानी नहीं है, अभी तो कई लोग बोल रहे हैं हवा भी नहीं है। बट तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई एक ऐसा बंदा चाहिए था जो जो बोला जाए ईरान के लिए वो करे, खत्म। बीच में कोई मीडिएशन करने की कोशिश ना करे। तेरे को मैंने बोला है कि जाके तू ईरान को ये बोल दे, बस वो चुपचाप जाके ये बोल दे। अब ख़ैर डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि आसिम मुनीर यही काम कर रहा है, बट पाकिस्तानी है सिर्फ़, पाकिस्तानी तो अपने 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 पीठ पे खुद ही छुरा घोंप लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कौन-सी खेत की मूली है। अ, दिल्ली के बारे में अगर आप मैसेज की बात करें तो हाँ सर, वो एक एक मैसेज तो आपको भेजने की कोशिश करेंगे ही, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है क्योंकि वो आपको एक जो लार्जर स्ट्रैटेजिक मैसेज भेज रहे हैं कि साहब आप हमारे साथ रहो। आप ये रशिया, चाइना, ब्रिक्स बुक्स ये सब छोड़ दो, आप हमारे साथ काम करो, देखो हम आपको काफ़ी कुछ दे सकते हैं, काफ़ी कुछ बेनिफिट दे सकते हैं। बट अमेरिका का ट्रस्ट किसी को नहीं है इस टाइम पे दुनिया में। एंड यहाँ तक मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान को भी नहीं है। पाकिस्तान बेवकूफ़ हैं, बट इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि उनको ये पता है कि भई पूरी तरह से, बट पाकिस्तान के पास चॉइस कम है। इस रीजन के अंदर अगर आप देखेंगे, ईरान की तरफ से उनकी जो न्यूज़ एजेंसी है, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जब आसिम मुनीर पिछले कुछ दिनों पहले ईरान गया था, वहाँ पर उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ किया, उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने लिखा कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो ईरान आए हैं अमेरिका का मैसेज लेके। तो ईरान को भी पता है ये क्या कर रहे हैं वहाँ पर। तो पाकिस्तान एक ऐसी मूली है या गाजर है, आप जो मर्ज़ी बोल लीजिए, जिसमें कुछ भी मतलब उससे कुछ काम कराना हो, कुछ टेढ़ी-मेढ़ी बातें करनी हो, कुछ ये सब करना हो, तो वो आराम से करता है, बिना सवाल पूछे करता है। ख़ैर ऐसा अमेरिकन्स को लगता है। तो इसी वजह से वो ज़्यादातर इनको यूज़ कर रहा है क्योंकि देखिए सर, उसके पास भी ऑप्शन कोई ज़्यादा इतने हैं नहीं कि भैया 50 लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर कि भैया मैं कर देता हूँ आपकी मीडिएशन, मैं कर देता हूँ, मैं सब कुछ कर दूँगा, डोंट आप चक्कर मत करो। मैं हूँ, सब कुछ सँभाल लूँगा आपका। कोई कोई नहीं करना चाहता क्योंकि इनको पता है डोनाल्ड ट्रंप 2 सेकंड में उल्टा घूम जाता है। नाउ इसके अंदर एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ। इन्होंने जब पिछली बारी शहबाज़ शरीफ से ट्वीट कराया था। शहबाज़ शरीफ से जब ट्वीट कराया था उसके अंदर लेबनान लिखा हुआ था। लेकिन एंड में घूम गए थे कि लेबनान था ही नहीं।
अब ऐसी बेइज़्ज़ती किसी और देश के प्रधानमंत्री या किसी और देश का लीडर सहेगा नहीं और वो वहीं पर आके बोलेगा कि साहब ये बेवकूफ़ी है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, तुम जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहा। बट शहबाज़ शरीफ है सर, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने वो देखो मैं जो चारों तरफ पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ गई है। पाकिस्तानी भी इतने बेवकूफ़ हैं क्योंकि ये देखिए सर जो भी ये जो इनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं, ये इंटरनल ऑडियंस के लिए आते हैं। ये बाहर के देशों को इनको पता है, दे नो कि साहब ये बेवकूफ़ हैं और बाहर के दो देश इतने बेवकूफ़ नहीं है, इनको पता है किस तरह से क्या आगे जाएगा। बट सबसे ज़्यादा आपको एक चीज़ दिखनी चाहिए कि पाकिस्तान इस टाइम पे यू नो एक ऐसी पोज़ीशन में खड़ा है जहाँ उसके पास कोई चॉइस भी नहीं है। जी, तो कोई चॉइस ना होने का ये बड़ा एक अच्छा है एंड आई थिंक अमेरिका उसी को वेट कर रहा था कि यार कोई ऐसा मिले जो डेस्परेट हालत में हो। ऊपर से पाकिस्तान की तरफ से डोनाल्ड ट्रम्प को जो अपनी इकोनॉमी में जो स्पेस मिली है, उनके क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो स्पेस मिली है, उससे काफ़ी अमेरिका को भी फ़ायदा होता है और डोनाल्ड ट्रम्प को भी फ़ायदा होता है क्योंकि जितना ट्रांज़ैक्शन डॉलर लिंक स्टेबल कॉइन में पाकिस्तान करेगा, दैट मीन्स पाकिस्तान की जितनी भी पैसा रहेगा वो अमेरिका में रहेगा। वो अमेरिका उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, जब पाकिस्तान को चाहिए उसको दे दो, बट अमेरिका उसको यूज़ कर सकता है, उसके रिज़र्व्स को रख सकता है, जो स्टेबल कॉइन रिज़र्व्स हैं उसको रख सकता है, उसको काफ़ी अपने कामों के लिए यूज़ कर सकता है और पाकिस्तान ने ये पूरी तरह से साइन ऑफ कर दिया है कि भैया हमारा तो आप बस हमको यहाँ पर बैठने दो पावर में, बाकी आपको जो करना है कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको। तो एक ही चीज़ नहीं है सर, मैं इसको मल्टीपल तरह से देखूँगा और मैं इसको इतना सिम्प्लिस्टिकली नहीं कहूँगा कि वो सिर्फ़ इसके लिए कर रहा है कि भारत को थोड़ा उँगली कर सके। बट वो इसके लिए भी कर रहा है, उसका वो एक हैप्पी कोइंसिडेंस है उसके लिए ट्रम्प के लिए बट वो इसके लिए भी कर रहा है क्योंकि कोई और करना नहीं चाहेगा वो गंदा काम। जी। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला था, काफी ढूंढने ढांडने के बाद मिला था। ट्विंस टावर उसी ने गिरवाए थे, अलकायदा ने ही गिरे गिरे थे। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये सीरिया में एक घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ओसामा बिन लादेन को भी पाकिस्तान का राष्ट्रपति स्वीकार कर सकते थे। पर क्या ये अमेरिका को पता नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे उड़ी हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे भारतीय संसद हो या मुंबई अटैक्स हो, सब में पाकिस्तान का हाथ था। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि दुनिया में कहीं भी कोई आतंकवादी वारदात होती है तो कहीं ना कहीं उसका लिंक जाकर के पाकिस्तान से जुड़ता है। इस तरह के देश के बजाय क्या इजिप्ट या कोई दूसरा या तीसरा देश नहीं हो सकता था टॉक्स के लिए? हो तो ज़रूर सकता था सर लेकिन फिर वही है इजिप्ट अपना थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री है, वो क्यों घुसेगा इसके अंदर? यहाँ पर बीच में। इजिप्ट का बॉर्डर इज़राइल के साथ भी है तो उसको वो भी देखना है कि यार पता चले साला मैं इधर-उधर कर गया, ये गुस्सा हो गया क्योंकि देखिए इज़राइलीज़ में बड़ा गुस्सा है इस समय में। इन्होंने जो सीज़फायर डिक्लेयर करी बिना इज़राइल के डिक्लेयर करी, तो उनको भी यार तुम क्या कर रहे हो? हमारे साथ कर रहे हो कि किसी और के साथ कर रहे हो? तो उनके अंदर भी एक एक गुस्सा है यहाँ पर कि यार थोड़ा-सा तमीज़ से रहो, आप कर क्या रहे हो? यहाँ पर देखिए आपको इसको थोड़ा-सा ब्रॉडली देखना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास इस टाइम पे जो जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान जो एक एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसकी ईरान के बहुत पास है। तो इरानियंस को अगर वहाँ पर आना है तो थोड़ा ईज़ी पड़ता है। ठीक है? एक फ्लाइट ली 1 डेढ़ घंटे में आप पहुँच गए। तो एक वो बहुत बड़ा रीज़न है कि पाकिस्तान में ये सब चीज़ें हैं। ये इम्पैक्ट करता है। बट एक चीज़ आपको ये भी समझनी है सर, पाकिस्तान में एक कैपेबिलिटी है कि भई वो मोल्ड कर लेता है अपने आप को। ठीक है? एट लीस्ट फॉर टाइम बीइंग। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भई किसी की इज़्ज़त उतारनी हो, इजिप्ट वाला कभी मानेगा ही नहीं ये सब चीज़ करने के लिए। पाकिस्तान में भी इस टाइम पे बातें करी जा रही हैं कि अमेरिका ये जो पूरा सीज़फायर है वो किसके लिए यूज़ कर रहा है, कि भैया अपने आप को रीआर्म किया जाए, अपने जो चीज़ें मिसिंग हैं वो लाया जाए। यहाँ पर करीब 50,000 ट्रूप्स लेके आ गए हैं और वो। तो करीब डेढ़ पौने 2 लाख के करीब में ट्रूप्स इस जगह के अंदर हैं। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर आ चुके हैं। तो अब जब इतना ज़्यादा आप माल-मसाला लेके आते हो तो सर फिर आप वहाँ पर उसको घूमने-फिरने तो नहीं आते। इतनी गर्मी का टाइम होता है इस टाइम पे वहाँ पर, ये तो है नहीं कि मौसम बहुत अच्छा है तो ये घूमने आए हैं। ठीक है जी, तो मार-पिटाई करने आए हैं। अब ईरान को भी पता है, पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जाके जी, हाँ जी, देखो जी, ये जी, वो जी, कुछ करने की कोशिश करेगा।
एंड ये चीज़ कोई और देश नहीं करना चाहेगा सर। कोई और देश बिल्कुल भी इस झमेले में पड़ना नहीं चाहेगा बिकॉज़ सबको पता है डोनाल्ड ट्रम्प बोलता कुछ और है, करता कुछ और है और उसका मीनिंग कुछ और ही होता है। अब उसको आप 6D चेस बोल लीजिए कि बेवकूफ़ी बोल लीजिए, वो आपके नज़रिए के ऊपर है। मैं उसमें अभी कमेंट नहीं कर रहा, अगर चाहते हैं तो उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। बट आप जिस तरह से देखें उसको, डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह से बिहेव करता है, जिस तरह से चीज़ें बोलता है, आज वो आसिम मुनीर कर रहा है। आसिम मुनीर ने एक गलती करी तो फिर आपको पता है उसका फिर ओह! द इडियट, द ये, द वो, क्या-क्या चीज़ें उसके मुँह से बाहर निकलेंगी। तो ये रिस्क भी है। तो इजिप्ट है सर, बाकी ओमान भी था जो ये बातें कर रहा था, ओमान की नाक काट दी अमेरिका ने। ये जो पूरा ये जो वॉर शुरू हुई उससे उस समय तक तो जिस दिन ये वॉर शुरू हुई है 12-1 बजे इंडिया टाइम पे उस सुबह में मैं पढ़ रहा था ओमानी फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि साहब अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब पूरी एग्रीमेंट हमारी रेडी है, सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी एवरीथिंग, कोई वॉर-शॉर नहीं होने वाली। उसी दिन पे साला आके वॉर कर दी। तो ना मुँह पे नाक ज़मीन पे रगड़ना किसी देश का, और ओमानी वो फॉरेन मिनिस्टर बड़ा गुस्सा हुआ उसके बाद। उसने बोला यार ये क्या है? मैं पूरा इतना काम कर रहा हूँ इतने दिनों से, अब तुम जाके ये सब कर देते हो तो फिर मेरी क्या इज़्ज़त बचती है? वो पीछे हट गए, अब उसको देख के और लोग भी पीछे हटेंगे। कई लोग पूछते हैं इंडिया क्यों नहीं घुसता? यही मेन रीज़न है। यार कौन पड़ेगा इस झमेले के अंदर? और यहाँ पर हम सबको पता है अमेरिका अपने आप को दोबारा तैयार कर रहा है। ठीक है जी? तो ये तैयार कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अब ये कितना एक्शन लेते हैं, कितना क्या करते हैं, कितना क्या नहीं करते, वो तो वक़्त ही बताएगा। बट आप देख लीजिए जमावड़ा जो यहाँ पर आ रहा है अमेरिकन मिलिट्री का, वो तो आपके सामने है सर। सीज फायर आगे बढ़ेगा या जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं कि इस बार तो पुल भी उड़ा दूंगा, बिजली केंद्र भी उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पाषाण युग में भेज दूंगा, ये करेगा? देखिए सर, मिलिट्री वॉर से ज़्यादा इसको ये जो ब्लॉकेड इसने लगाया है, इसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंस कम होता है, इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। और ये वॉर शुरू होने के समय भी मैंने बोला था कि ब्लॉकेड एक ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशन है इन चीज़ों का। क्योंकि ब्लॉकेड से होता क्या है सर, ब्लॉकेड करने के बाद ईरान आप पे हमला करेगा, जब वो प्रेशर में आएगा। और अगर ईरान आप पे हमला करेगा, फिर आपके पास एक अपर हैंड रहता है कि भैया मैंने तो सिर्फ नेवल ब्लॉकेड करा, हम लोग तो तेरे साथ बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन तूने ये हमला कैसे करा? उसके बाद आप इसकी ले लेते तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, और उसके बाद अमेरिका का जो नैरेटिव है वो एक्चुअली अच्छा बैठता, कि देखो यार, हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, उसने ब्लॉकेड करा है, जो मर्ज़ी करा है, तुम भी अपने काम कर सकते हो जो करना है तुमको, बट हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इन लोगों ने ब्लॉकेड कर रखा है ये। ब्लॉकेड से देखिए ये अंदर से इनके बीच में फूट डालना चाहते हैं। बेसिकली तो वो गेम है और वो फूट डलती हुई दिख रही है। इनके जो स्पीकर ऑफ द हाउस है ईरान की तरफ से, वो उनकी 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 तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आए। इनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला भई स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ खुल गई है, इनकी मीडिया ने आके बोला कि ये तो पागल है, इसको कुछ नहीं पता, इसकी बातें मत सुना करो। ये बड़ा क्लियर स्टेटमेंट था तस्नीम मीडिया की तरफ से, और बोला गया कि भाई साहब इनको कम से कम चेक तो कर लेना चाहिए, बोल क्या रहे हैं ये? अपनी औकात में रह के बात करनी चाहिए इनको। ये तक मतलब इन्होंने जो इनकी मीडिया है उसने ये बोल दिया। अंदर से खबरें तो ये भी आ रही हैं कि भैया इनके बीच में ये जो टॉक्स है इसके बीच में भी झगड़े चल रहे हैं। इनका जो गालिबाफ है, वो जो इनका स्पीकर है, उसने कल एक इंटरव्यू में बोला है इरानियन टीवी को कि भई बातें करने से हम कोई वीक नहीं हो जाते। अब बातें करने से वीक नहीं हो जाते, लेकिन बातें करने टाइम ये लोग रेड लाइन लगा देते हैं सर। पिछली बारी रेड लाइन लगाई थी कि भई लेबनान में आप लड़ाई बंद करो। लेबनान में लड़ाई तो बंद नहीं हुई, लेकिन ये टेबल पे ज़रूर बैठ गए ईरान। ठीक है, तो आपको दिखता है कि भैया एक इन्होंने स्टेप बैक लिया। 10 पॉइंट का जो इन्होंने चीज़ें बोली हैं उसके अंदर पैलेस्टाइन कहीं पे भी नहीं है, जिसके लिए पूरे ईरान उल्टे-सीधे काम करता है। तो कहीं न कहीं एक वीकनेस आती हुई दिखती है ईरानियन रेजिम के अंदर कि वो जो स्ट्रेंथ से उसने वॉर शुरू करी थी वो उसके पास अभी नहीं है। प्लस क्या था सर, दूसरा इसने जो गल्फ स्टेट्स के साथ पंगे लिए हैं इतने सारे, ऑल्दो सऊदी और कतर वालों के साथ ईरान की बात चल रही है, बट दे आर आल्सो नॉट हैप्पी कि यार ये किया क्या है तुमने? हमने तो तुमको कुछ बोला नहीं, तुमको अगर मारना था अमेरिकन बेसिस पे मारते, हम कुछ नहीं बोलते। तुमने तो हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा उड़ा दिया। तो उसका भी बदला इनको वो लगता है, और सऊदीज़ की तरफ से और एमिरातीज़ की तरफ से काफ़ी प्रेशर है अमेरिकन्स को कि यार इसको खत्म करके जाओ अभी। वो आपने शुरू कर दिया है, ठीक है, हमको झटके लग रहे हैं, कोई बात नहीं, हम झटके और सह लेंगे, बट इसको खत्म करके जाओ। तो एक ईरान एक एक बड़े इंटरेस्टिंग कोने में फँस गया है सर। उसके पास खाने का चीज़ें कम होगी,
$400 मिलियन का डेली का उसका लॉस है तेल का, मिनिमम बोल रहा हूं मैं आपको, 400 से $600 मिलियन का दिन का, एवरी डे। ऊपर से अगर तेल बंद हो गया उसका, जब अगर तेल की सेल बंद हो गई तो उसको ऑयल फील्ड बंद करनी पड़ेगी। ऑयल फील्ड एक बार बंद हो गई सर, उसको खोलना बड़ा मुश्किल है, टाइम बहुत लगता है और पैसे बहुत लगते हैं। ईरान के पास पैसे पूसे है नहीं, कौन देगा उसको ये पैसे? तो अब सिचुएशन इसकी खराब है सर। अब कितनी खराब करके अमेरिका छोड़ना चाहेगा, क्योंकि बिना वॉर के भी आप इसको अच्छे से लपेट सकते हो। लेकिन एक चीज बताऊं सर, ये जो कोवर्ट ऑपरेशन चल रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। ईरान के अंदर इस समय पे बहुत चीजें उड़ाई जा रही हैं, बहुत चीजों में आग लगाई जा रही है, बहुत चीजों में उनका एक स्टोरेज के लिए ना एक छोटा सा आइलैंड है, सीरी आइलैंड करके। वहां पर 4-5 बड़े-बड़े इनके कंटेनर हैं जहां पर ये तेल रखते थे। एक कंटेनर के अंदर कम से कम नहीं तो 1 सवा मिलियन बैरल तेल रहता था। एक दिन एक उड़ा, दूसरे दिन दूसरा उड़ा, तीसरे दिन तीसरा उड़ा, चौथे दिन चौथा उड़ा, अब 4 उड़ गए हैं 6 में से। तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को भी आप खा रहे हो। तो ये अंदर से उसको खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। और होता क्या है सर, देखिए अगर अमेरिकन, ये सवाल मैं पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से पूछ रहा हूँ, बहुत लोगों को पूछा, उस टाइम पे तो उन्होंने हँस-हँस के निकाल दिया। बट अब सब लोग मान रहे हैं कि हाँ, ये सवाल वैलिड है। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है सर। इस झगड़े के पीछे आप देखते हैं कि अमेरिका के अंदर काफ़ी फूट पड़ी हुई है। ठीक है जी? लोग डोनाल्ड ट्रम्प को गालियाँ दे रहे हैं, पॉलिटिशियंस गालियाँ दे रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि महंगाई भी बढ़ी है वहां पर। जो भी है सर, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब वैलिड है। तो अगर अमेरिका में ये हो रहा है तो ईरान में क्यों नहीं हो रहा होगा? लॉजिक कहता है ना कि सर वहाँ पर भी होगा, डिसएग्रीमेंट्स होंगे। और जब एक डिसएग्रीमेंट एक डिक्टेटरशिप स्टाइल स्ट्रक्चर में, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं, तो वो बहुत खराब होती हैं। उसके अंदर कई खून-खराबा भी हो जाता है कभी-कभार। तो ये भी एक चक्कर है वहाँ पर। तो कहीं न कहीं अब पाकिस्तानियों को ये पता है, तो वो भी थोड़ा अपना एडवांटेज ले रहे हैं। अब देखिए, लास्ट टाइम अमेरिका ने पाकिस्तानियों को भेजा था, किसी एक दूसरे बंदे से बात करने के लिए, वो 2001 था सर, जहाँ पर आईएसआई के जनरल हामिद गुल गए थे, मुल्ला उमर से बात करने के लिए कि ओसामा बिन लादेन को दे दो। एट लीस्ट दैट्स व्हाट वाज़ बीइंग टोल्ड कि भैया ये गए हैं उससे बात करने के लिए। बट पीछे से जाके बोलते हैं लड़ो, 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 इस्लाम के लिए लड़ो, तुम इसको कभी वापस मत करना। तो ये भी अब डाउट उठने शुरू हो गए हैं कि यार ये साले पाकिस्तानी तो नहीं उँगली कर रहे हैं इनको, कि आप लड़ो यार, कोई टेंशन नहीं है, मैं ज़रा उधर से वो करता हूँ। तो कोई भरोसा नहीं है सर। तो सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है इस जगह के अंदर। तो आप हाँ, बोल सकते हैं कल कल का टाइम है, वैसे जो हमारी कैलेंडर डेट के हिसाब से कल शाम तक या परसों सुबह तक का टाइम है जब ये सीज़फायर खत्म हो जाएगा। अब स्ट्राइक्स तो शुरू हो सकती हैं। अगर स्ट्राइक शुरू होंगी तो मिडल ईस्ट पूरे पूरे जो इलाका है उसके ऊपर भी ईरान रिटेलिएट करेगा। तो ये बड़ा खराब एक सिचुएशन हो सकती है सर, और अब पता नहीं किस तरफ जाती है, बट सिचुएशन बहुत खराब है इस टाइम पे। लेकिन अगर दूसरे पहलू इसमें हम समाविष्ट करें, तो आप लोग हीरा मंडी कहते हो पाकिस्तान को। हीरा मंडी का मतलब ये है कि वो चीन के साथ भी सो सकता है, ईरान के साथ भी सो सकता है, अमेरिका के साथ भी सो सकता है। जहां से पैसे मिले उसके साथ सो लेगा वो। तो ऐसे में क्या ये डबल ट्रिपल क्रॉस नहीं कर सकता है अमेरिका को? कर सकता है सर, लेकिन अमेरिकन्स का देखिए आप, इन देखो सर, ये डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह का आदमी है ना, अगर ये डबल क्रॉस करेगा, इनकी हालत जो करेगा ना वो पकड़ के उसके बाद, क्योंकि देखिए इनके घर में जितने पैसे हैं पाकिस्तानियों के वहां पर अमेरिका के अंदर, अगर व्हाट इफ वो डोनाल्ड ट्रम्प उसको साइड करना शुरू हो जाए, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, टूट जाएंगे अंदर से ये। तो हाँ, ये उल्टे काम करेंगे जरूर, कुछ ना कुछ टेढ़े काम करेंगे। मेरे को वो भी कोई वो उसमें डाउट नहीं है कि भाई चाइना से $100 मिलियन जेब में डाले और कोई थोड़े बहुत 500-600 मिलियन का सामान इधर उधर फेंक, यार वो मेरा सामान आ रहा है वो जरा ईरान के बॉर्डर में उस तरफ फेंक देना, वो भी करते होंगे, कोई भरोसा नहीं है इनका। तो कहने को तो सर बहुत कुछ हो सकता है, ये डबल ट्रिपल टाइम कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को एक चीज पता है सर, कि जो अगर अगले उसके पैसे आने हैं वो चाइना नहीं देगा उसको। चाइना ने तो 3 साल से एक फूटी कौड़ी नहीं दी है इनको, उसको ये पता है। तो तभी वो उसने अपने आप को रिपिवट करा है कि यार आईएमएफ से मिल जाए, वर्ल्ड बैंक से मिल जाए, सऊदी से मिल जाए, कतर से मिल जाए, थोड़े इधर उधर मिल जाए, मेरे को पैसे मेरे को मिल जाए बस किसी तरह से। वो सिर्फ आपको गल्फ या वेस्ट से ही मिल सकते हैं, चाइना देने से रहा। तो वहां चाइना के लिए छोटे मोटे काम वो जरूर करेगा, बट लार्जर गेम में मैं अगर आपको बताऊं, वो अभी वो गया था, इनका इशाक डार गया था चाइना वांगी से मिलने के लिए। वहां पर उसने उंगली शुंगली दिखा दी उसको, वांगी ने, कि यार तू थोड़ा औकात में रहे। और जैसे ही वापस आया, चाइनीज ने बोला यार $223 मिलियन है, हमारे जो बिजली का बिल है जरा वो दे दो।
तो अब वो आपको एक बड़ा क्लियर सिग्नल दे रहे हैं चाइनीज भी, हाँ यार ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं, बट इतना नहीं खड़े कि हम आपकी अपनी धोती उतार लें आपको छुपाने के लिए, वो नहीं करेंगे हम। तो एक लाइन एंड लिमिट है जो पाकिस्तान को भी पता चल गई है कि यार अपनी जो जिंदगी है वो वेस्ट की तरफ ही है। तो अभी आप देखेंगे धीरे-धीरे करके वो सऊदी अरेबिया में, जी साहब मैं ज़रा यहाँ पर ट्रूप्स भेजता हूँ, जी साहब मैं ये करता हूँ, जी साहब मैं ये करता हूँ, ट्रम्प साहब सम ये वो साहब, हर किसी को साहब बनाने के चक्कर में है वो। तो ये बड़ा क्लियर दिखता है सर। अब आसिम मुनीर को क्या चाहिए इस टाइम पे सर? ये हमको देखना है। आसिम मुनीर को चाहिए कि वो कुर्सी पे बैठा रहे। उसके अंदर पाकिस्तान का अपना फ़ायदा होता है कि नहीं होता, उसके अंदर कोई उसको लेना-देना नहीं है। वहाँ पर तेल नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। कल न्यूज़ आ रही थी 48% पावर शॉर्टेज पड़ रही है उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से, क्योंकि वहाँ पानी नहीं आ रहा। इस बारी वैसे भी स्नोफॉल लेट हुई है, तो पानी वैसे भी निकल गया ऑलरेडी जो निकलना था, और जो बचा है वो हमारे पास है, हमको भी ज़रूरत है। तो पानी नहीं है इनके पास, और इस बीच में ये ऐसे-ऐसे, अब देखो सर कोई ऐसी देश इस जगह पे फँसा हो तो उसकी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी? यार मैं अपने लोगों को किस तरह बचाऊँ? बट इनकी वो प्रायोरिटी नहीं है। इनकी प्रायोरिटी है यार किसी तरह से कहीं पे मैं थोड़ा-सा अपना एक एक रेलेवेंस बना लूँ, अपना एक वर्चस्व बना लूँ, कहीं पे भी तो बना लूँ। ताकि कोई मेरे को पूछे, अदरवाइज़ तो कोई कौन पूछ रहा था पाकिस्तान को? कोई भी नहीं पूछ रहा था। तो उसने अपना एक रेलेवेंस बनाने की कोशिश करी है। अब उस चक्कर में वो हीरा मंडी बनता है तो ठीक है, अभी उनको फ़र्क नहीं पड़ता सर पाकिस्तानियों को। वो बड़े खुश हैं कि देखो जी हमारे बारे में तो आर्टिकल छपे जा रहे हैं, हमारे बारे में तो ट्रम्प बात करते हैं, हमारे बारे में ये बात करते हैं, वो बात करते हैं। कोई भी एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री होगा, वो अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने आर्मी चीफ के बारे में ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट जो ट्रम्प देता रहता है, बिल्कुल नहीं सुनेगा। और ये जो चीन से कार्गो जहाज आ रहा था, सुनते हैं मिसाइल के फ्यूज उसमें थे, उसको क्यों था? जिस तरीके से जब्त किया गया है, जी, जी, जी। ये देखिए किस सर, कर्मठ जा करके। ये चाइना भी करेगा सर, कोशिश करेगा कि भई तेरे को जो थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए, चल मैं भेज देता हूँ, अगर ब्लॉकेड से निकल गया, नहीं निकला, ना निकला, देखी जाएगी। तो ये भी करेंगे सर वो। अब इसको भी पता है ईरान को कि साहब मेरे पास ये 1-2 हफ्ते ही हैं, इसके अंदर जितना सामान मैं मँगा सकता हूँ, मँगा लेता हूँ। ट्रेन ट्रेन से आ रहा है, पाकिस्तान के बीच में से थोड़ा बहुत आ रहा है, अफ़गानिस्तान को कुछ पैसे-पूसे दे के चाइनीज़ ने भेजे होंगे सामान वहाँ पर। क्या नाम है, जहाज-जहूज़ भी लैंड हो रहे हैं वहाँ पर ईरान के अंदर। तो थोड़ा रीआर्मिंग वो भी कर रहा है सर। उसके अंदर अब ये दोनों के पास अपॉर्च्युनिटी है कि भई हथियार जो खत्म हो गए हैं, कितने हम वापस लगा सकते हैं अपने वहाँ पर। तो वो ईरान भी कर रहा है, उसको पता है कि कल को अगर ये टूट पड़े यहाँ पर, तो फिर गेम बजेगी, और टूट पड़े तो फिर इनको भी जवाब देने पड़ेंगे। अब वो जवाब देने पड़ेंगे तो उसके लिए इनको चीज़ें चाहिए तो बस ये फिर लगे हुए हैं कि साहब अ, दे दो साहब, फिर हम हमको अब जो भी कर रहे हो कर दो, खत्म कहानी। देखिए सर ये बड़ा सिंपलिस्टिक सा ट्रांज़ैक्शन है, इसके अंदर इतना डेप्थ नहीं है। बहुत लोग ना भारत के अंदर इसके अंदर बड़ी सारी डेप्थ ढूँढ रहे हैं कि भैया कुछ एक एक कुछ सिस्टम मिले, कुछ ये मिले कि भई कुछ है इसके पीछे। कुछ भी नहीं है। अब होता क्या है, अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी अपनी थोड़ा जो मार्केट मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है? इनको पता है वहाँ पर तेल के प्राइसेज़ ऊपर-नीचे जा रहे हैं, हालत खराब है, अंदर भी वो $6 से ज़्यादा तेल हो गया है। तो इनको मार्केट के भी ऊपर-नीचे प्राइसेज़ को खेलना है, ये सब करना है। तो उसके लिए भी अब देखो सर, जो झूठ बोलना है उसमें पाकिस्तान बड़ा बड़ा चैंपियन है। इनको तो झूठ बोलने से नहीं पड़ता। हो जी, टॉक्स हो रही है जी। अच्छा जी, तो वो ऑयल का प्राइस नीचे गिर जाता है। हाँ जी, वो हो गया। हाँ जी, बस डील हो गया जी। हाँ जी, बस ये हो गया जी। हाँ जी, बस वो हो गया जी। तो वो शहबाज शरीफ को लिखे हुए ट्वीट आते हैं अमेरिका से, वो ट्वीट कर देता है, और फिर देख लीजिए आपके सामने पेट्रोल का प्राइस ऊपर-नीचे जाता है और जाता है, खत्म कहानी। अब मैं आता हूँ कार्यक्रम के अंतिम चरण में। मैं ये जानना चाहता हूँ, वैसे तो ईरान एक शैतानी देश है और इसने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या नहीं पाला हुआ था और किस-किस तरह के आतंकवादी संगठनों को खड़ा करके इसने एक जो छाया युद्ध है वो नहीं लड़ा। बल्कि अब तो खुला खेल फर्रुखाबादी है वो। जिस हुँ, तरीके से हिज़्बुल्लाह का समर्थन कर रहा है, जिस तरह लेबनान को टॉक्स में शामिल करने की बेशर्मी दिखा रहा है, जिद कर रहा है कि उसको भी टॉक्स में शामिल किया जाए। एंड गेम के क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है आदि जी? ये जो रिज़ीम चेंज करने के लिए आए थे, वो तो हुआ नहीं है अभी तक। और अगर इनका वश चला,
जो इस समय सत्ता पर काबिज हैं, तो आसानी से होगा भी नहीं जब तक के ईरान को पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील ही ना कर दे अमेरिका, और इस लीडरशिप को भी और आने वाली लीडरशिप को भी निपटा ना दे। तो एंड गेम क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए सर, ऐसा है ईरान अगर आज बोले ना, ठीक है यार, ये यूरेनियम पकड़ो, इसको जो करना है करो, हम कुछ नहीं कर रहे इसके बारे में, इसको कम कुम कर देते हैं, ठीक है, आप अब जो इंस्पेक्शन करनी है करो, और मेरा 60% तेल मैं डॉलर में बेच देता हूँ, कल सुबह खत्म हो जाएगा ये। देखिए, ये जो अमेरिकन स्टाइल है ना, फैंटास्टिकल क्लेम्स देने के, हम regime चेंज करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये बेसिकली एक प्रेशर टैक्टिक की तरह बाहर निकलता हुआ दिखता है। इसमें रियलिटी कितनी है, क्योंकि आप regime कैसे चेंज करोगे, उसके बाद लेके किसको आओगे? तो ये सवाल तो बहुत लोग पूछ रहे हैं शुरू से, और मैंने कभी विश्वास नहीं करा है कि ये regime चेंज करने जा रहे हैं वहाँ पर। इनका कोई शौक नहीं है regime चेंज करने का, और जो वेनेजुएला में चीजें हुई हैं, वो सेम regime को बिठा दिया है वहाँ पर। मेरे हिसाब से ये कुछ वही करने की कोशिश करें कि अंदर से कोई निकल जाए यार, कोई एक पावर सेंटर मिले जिसके साथ हम थोड़ी बात-बूत करें, ठीक है? इनको अंदर से बीच में से तोड़ा जाए, एक एक गुट दूसरे गुट को मार दे, जो साला उठा उठा खड़े हो उसको थोड़ा हम उससे बात-बूत करें, थोड़ी उसकी जेब में पैसे डालें, उसके बच्चे को यहाँ पर एडमिशन कर दें, उसकी बीवी को अच्छे से कुछ बैग-बूग, सोना-चांदी दे दें, थोड़ा ठंडा करें उसको और उसके साथ डील करें उसके बाद। क्योंकि अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि ईरान एकदम सीधा-साधा बच्चा बन जाए। अगर वो सीधा-साधा बच्चा बन जाता है, तो अमेरिका का पूरा वर्चस्व जो इधर पे है, जो इतने सारे बेस लगा के बैठा हुआ है, वही खत्म हो जाता है। किसके लिए बैठेगा अमेरिका वहाँ पर? अगर कोई थ्रेट होगी तभी तो ये सऊदी और कतर और एमिरातीज़ और ये जितने भी हैं, ये इनसे हथियार खरीदेंगे। अगर थ्रेट ही नहीं होगी तो फिर फ़ायदा क्या यहाँ पर होने का? तो इसको अधमरा छोड़ेगा वो यहाँ पर, और ये पूरे रीजन में आग लगा के छोड़ेगा। ये हमेशा से आप देखिए, इराक में वही करा उसने। अफ़गानिस्तान, खैर तालिबान थोड़ा समझदार निकला तो उसने अपने आप को सँभाल लिया। सीरिया में देखिए क्या चल रहा है, इराक में देखिए क्या चल रहा है, लीबिया में क्या चल रहा है, यमन में क्या चल रहा है, लेबनान में क्या चल रहा है, हर जगह वही है। आग लगा रखी है, तो आग से फिर इनका धंधा भी चलता है, इनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी चलती है और ये सब कुछ चलता है। तो इनका जो बोलते हैं ना सर, इनका जो एक टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव है, जो ग्राउंड पे ऑब्जेक्टिव ये जो चीज़ें बोलते हैं, वो एक चीज़ है, ठीक है, आप बोलते रहिए, बट इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है यूएस डॉलर को किस तरह से चिपका के रखो। और ये चीज़ आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी जब भी क्राइसिस होता है ना सर दुनिया के अंदर, तो लोग फिर एक सेफ करेंसी के पास जाते हैं। और सेफ करेंसी इस टाइम पे कौन-सी है सर? चाइनीज़ युआन तो है नहीं, इंडियन रूपी तो है नहीं, रशियन रूबल तो है नहीं। तो यूएस डॉलर ही है, तो उसके पास लोग अभी डॉलर लेके जा रहे हैं वापस। तीसरा चीज़, दुनिया में इस टाइम पे ऑयल फ्लो जो है, उसके ऊपर आप थोड़ी नज़र डालें। अगर मिडल ईस्ट के अंदर ऑयल फ्लो कम हो रखा है, तो कौन-सी जगह से ऑयल फ्लो ऊपर गया है? एक ही जगह है जहाँ पर अमेरिका 12 साढ़े 12 मिलियन बैरल वो दिन का प्रोड्यूस कर रहा है आजकल। तो वो कोशिश क्या कर रहा है कि जितने भी लोग इसके अगेंस्ट में थे, यूरोप में देखिए, चाइना में देखिए, जापान में देखिए, ये सारे मुझसे तेल खरीदें। और अगर उससे तेल खरीदेंगे तो डॉलर की सर्कुलेशन है जो आगे चलेगी। अब जितने लोग हैं उसके जिन्होंने डॉलर का डेट खरीदा हुआ है अमेरिका का, अगर वो एक साथ डंप करते हैं तो ये इसकी बैंड बज जाएगी। बट वो वही कंट्रीज हैं जो आज इसके साथ तेल ले रहे हैं इससे। तो कहीं न कहीं वो भी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। मेन गेम जो है सर, वो चाइना के अगेंस्ट में है कि चाइना को किस तरह दबाया जाए। और चाइना, देखिए चाइना को इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त हुआ है इस बारे में, कोई कोई उसमें वो नहीं है। हर देश को इम्पैक्ट हुआ है, हमको भी इम्पैक्ट हुआ है। बट चाइना में थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ है। उसकी पूरी सेमीकंडक्टर की जो बेसिक सप्लाइज़ आती थी हीलियम की तरह से, हीलियम नहीं आता अभी। कतर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? अमेरिका। तो अगर उसको हीलियम चाहिए तो अमेरिका के पास जाएगा। कहीं न कहीं देखिए, वो अपने पास लोगों को खींचना चाहता है, और वो ये इंडिविजुअली डील करना चाहता है कि साहब मेरे साथ रहो, मेरे साथ डॉलर के साथ काम करो, देखो मैं आपको ये दे सकता हूँ, मैं वो दे सकता हूँ, तो वो आपके साथ वो कुछ डीलिंग करना चाह रहा है। आपके साथ भी यही चीज़ बोलता है वो, कि आप जी मुझसे एलएनजी ले लो, मुझसे एलपीजी ले लो साहब, मैं आपको दे देता हूँ, मैं डील कर देता हूँ आपके साथ। रोज़ ही अभी भी हमारी ट्रेड डील की डेलीगेशन वहाँ पर गई हुई है, उन्होंने कुछ नया ऑफर दिया है तो सुनने गई है कि भैया अच्छा जी बोलो क्या चाहिए? क्या दे रहे हो आप? तो ये उसका ये मोटिव है कि कहीं न कहीं डॉलर को ज़रा थोड़ा रिलेवेंट बना के रखें और डॉलर को एकदम डिस्ट्रॉय ना होने दें। स्ट्रैटेजिक गेम ये है। रीजनल गेम मैंने आपको बताई कि भई इमरान खान बोल रहा हूँ, ईरान को बनने नहीं देना। और टैक्टिकल गेम है जो जहाँ पर ये बोलते रहते हैं, "वो रेज़ीम चेंज कर देंगे, हम तेरी बत्ती बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे।" तो ये वही है सर। तो 3 लेवल पे ये सेपरेट गेम्स हैं, और तीनों लेवल का अगर आप देखें, वो एक डिफरेंट एनालिसिस बनता है।
टैक्टिकली आप बोले कि भाई ईरान ने अमेरिका को बहुत मारा है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, उसके जहाज गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बट क्या वो स्ट्रेटेजिक गेम हारा है? बिल्कुल नहीं। और स्ट्रेटेजिक गेम हारना अमेरिका के लिए क्लोज टू इम्पॉसिबल है इस टाइम पे, क्योंकि अगर वो उस जमाने में पहुंचा तो मैं बता रहा हूं फिर वो बड़ा वाला बम गिरेगा, जो कोई भी नहीं चाहेगा। तो कोई नहीं चाहेगा। तो तभी लोग बोल रहे हैं अमेरिका को, अच्छा यार ठीक है, ठहर जाओ यार, ओए ईरान कुछ तो दे यार, ओए कुछ तो कर दे यार, कुछ तो कर दे यार, कहीं ना कुछ रोको, कुछ ये करो, कुछ वो करो। तो वो तभी इस टाइम पे इतनी कंफ्यूजन है क्योंकि किसी को पता नहीं है एंड गेम एक्चुअली होना क्या है। सिचुएशन ऐसी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदि जी, इतना समय निकालने के लिए और Thank you, sir. बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। Thank you so much, sir.